हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर कुछ और बेसिक टर्म्स के साथ। आज बेटा बेसिक टर्म के अलावा भी कुछ नई बात होनी है। ठीक है जी बाबू, सिर्फ मैं एक से दो बेसिक टर्म रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, फिर मैं बढ़ रहा हूँ आगे। बाबू देखो, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो बेटा किसी ना किसी से तो कोई ना कोई गुड्स खरीदोगे और किसी ना किसी को कोई ना कोई गुड्स बेचोगे। ठीक है ना बेटा? मैं जिससे भी गुड्स खरीदूंगा, मान लो बेटा मैं किसी पर्सन से गुड्स खरीदता हूँ, मिस्टर ए से। मैं जिससे भी गुड्स खरीदता हूँ बेटा, हर उस इंसान को मैं बोलता हूँ सप्लायर, कि मैं मेरा सप्लायर ही है बिजनेस का, मैं इससे गुड्स खरीदता हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं अपने किसी सप्लायर से उधार पर गुड्स खरीदने लगूं, क्रेडिट परचेजेस करने लगूं, तो बेटा ऐसे सप्लायर को मैं बेटा क्रेडिटर्स बोलता हूं अकाउंट की भाषा में। ठीक है ना? ऐसे सप्लायर्स को बेटा मैं अकाउंट की भाषा में क्रेडिटर बोलता हूं। बिजनेस करूंगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे कुछ ना खरीदूं, किससे तो खरीदूंगा ही ना। जिससे खरीदूंगा वो मेरा सप्लायर है, और जिस दिन उधार पर खरीदूंगा उस दिन अपने उस सप्लायर को बोलने लगूंगा क्रेडिटर। ठीक है जी। और बेटा जब बिजनेस कर रहा हूं तो बेटा किसी ना किसी को तो सामान बेचूंगा, ठीक है ना, जिसको मैं कस्टमर बोलूंगा। मान लो बेटा मिस्टर बी, मैं मिस्टर बी को सामान बेच रहा हूं, तो मिस्टर बी मेरे लिए क्या है बेटा? मेरा कस्टमर है। बाबू जब तक सामान बेचता रहूंगा कैश, तब तक तो कस्टमर ही बोलता रहूंगा कि ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर है। बेटा जिस दिन इसने उधार मांगा और मैंने उधार पर सामान बेचा, क्रेडिट सेल्स कर दी बेटा, उस दिन बेटा इस कस्टमर को मैं टेक्निकल भाषा में डेटर बोलने लगूंगा कि ये मेरे बिजनेस का डेटर है। यानी कि क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको आपने बेटा उधार सामान के पैसे देने होते हैं, और कस्टमर, डेटर, वो कस्टमर होता है बेटा जिससे बेटा हमने उधार सेल के पैसे लेने होते हैं। ठीक है बात? ओके बात? बढ़ाएं बात को आगे? चलो बस बाबू, अब कोई पेन नहीं चलाएगा, ठीक है? सब सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने। अब ना, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट करने स्टार्ट करने वाला हूँ, इसी वजह से बेटा मुझे ना बेसिक टर्म के अलावा किसी और चीज़ों का भी सहारा लेना है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। लो पुत्र, थोड़े से अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑल दो बता देता हूँ। वैसे तो 15-16 हैं और कराते भी सब आखिरी में, ठीक है ना, पर मेरे को साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताना पड़े। तो वो 9th और 10th में ना हम प्रिंसिपल ऑफ साइंस पढ़ के आते हैं। मैं कहता हूँ और हम प्रिंसिपल के बारे में कुछ ना जानते हो, पर हम एक बात कंफर्म जानते हैं प्रिंसिपल के बारे में, कि प्रिंसिपल से डेविएशन अलाउड नहीं होता। अगर कोई प्रिंसिपल है तो उससे डेविएट होना अलाउड तो नहीं होता ना। वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। हमें तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जैसा कि बेटा प्रिंसिपल बनाने वाले ने दिया है। सेम वे बेटा, मैं और कुछ नहीं अकाउंट्स के बारे में जानता, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको लंबी चौड़ी बात। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कोई भी प्रिंसिपल बताऊंगा ना तो मुझसे डेविएट नहीं कर सकते। डेविएशन अलाउड नहीं होता प्रिंसिपल से कभी भी। इनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ पहले प्रिंसिपल का नाम। बेटा पहले प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, या बेटा कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं पीरियोडिसिटी। लो पुत्र, सब आराम से समझने पे जोर देंगे। बाबू ये कहता है अकाउंट्स बनाना, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अ फाइनेंशियल ईयर। क्या कहना चाह रहा है? चलो पहले मैं एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर बेटा बताऊंगा इसने क्या क्या कहा उसके बारे में। बाबू मान लो एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया 15th of November 1985।
ठीक है। और बेटा उसने बिजनेस चलाया, थक हार गया बहुत, 30 अप्रैल 2026 में बंद कर देगा। तो आपको नहीं लगता कि उसको 30 अप्रैल 26 को बैठना चाहिए, सारे अकाउंट्स बनाने चाहिए एक दिन में कि मैंने क्या कमाया, क्या गवाया, कितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली बिजनेस से, कितनी मेरी जिम्मेदारियां अभी भी हैं, और बेटा आज ही बता देता हूं सब कुछ, जितने भी दिन लगते हैं बनाने में। ऐसा करना चाहिए। 15 साल और 26 साल, 41 साल के बाद बैठ रहा आदमी, जब थक हार गया जिंदगी से, कि आज बना लेता हूँ एक दिन बैठ के अकाउंट्स। ऐसा करना चाहिए। कितनों के पास पेपर होंगे 41 साल पुराने? सर अच्छा, लॉ परमिट कर देगा ये सब चीजें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी कोई नहीं, 41 साल बाद दे दियो टैक्स। लॉ परमिट करेगा? नहीं, तो लॉ ने किया भी नहीं है। लॉ क्या कहता है, अब सुनो, अब प्रॉब्लम आ गई ना, अब सॉल्यूशन सुनने में मजा आएगा। तो बेटा सरकार ने एक प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कहता है अकाउंट्स बनेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर 1 ईयर। हर साल अकाउंट्स बनाने हैं, हर साल बनाने हैं। और बेटा उस 1 साल का मतलब आपकी मर्जी नहीं है कि कभी से कभी तक बना लो, वो भी सरकार ने बताया। बेटा उसको सरकार बोलती है कि हम चाहते हैं कि आप अकाउंट्स बनाओ फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। देखो पुराने जमाने में लोग ना बेटा बैसाखी से बैसाखी अकाउंट्स बनाते थे, कोई दिवाली से दिवाली अकाउंट्स बनाता था, कोई कैलेंडर ईयर के लिए अकाउंट्स बनाता था कि 1 जनवरी को शुरू करूंगा 31 दिसंबर तक अकाउंट्स बनाऊंगा, कोई होली टू होली बनाता था, जिसको जो दिन शुभ लगता था वो उस दिन शुरू कर देता था अकाउंट्स बनाने और अगले साल उसी दिन तक बनाता था। लेकिन बेटा ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही नहीं था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ के खिलाफ थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी 1 साल के लिए अकाउंट्स बना लोगे, तो आप जब अकाउंट्स बनाओगे तो वो बेटा फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाओगे, ना कि कैलेंडर ईयर के लिए। हमें ये नहीं चाहिए। तो किसी ने पूछा बता दो, चलो आप ही बता दो फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो सरकार ने कहा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और काम कब तक करता है बेटा, नेक्स्ट 31 मार्च। यानी कि बेटा अगर मैं कहूं कि कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 को, तो बेटा ये काम कब तक करेगा, 31 मार्च 2022। मुझे इस 1 साल के अकाउंट्स बनाने। तो अगर कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022, तो बेटा ये काम करेगा 31 मार्च 23 तक, जो कि चल भी रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर भी हमारा। ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 23, तो बेटा ये काम करेगा 24 तक। ये होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं प्यार से बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2021, और हम आगे से प्यार से ऐसे ही बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आप इससे क्या समझे बेटा, बाबू हम इससे ये समझे कि ये स्टार्ट हो रहा है 20 में, और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है, हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 20 में, और ख़त्म कब हो रहा है 21 में, और ख़त्म कब होता है फाइनेंशियल ईयर, हमेशा 31 मार्च को। तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं इस टर्म को इलेबोरेट करूँ तो वो ये है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ बेटा कभी फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो क्या समझे इससे आप, फटाफट बताओ क्या समझे इससे आप। बाबू कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 21 टू नेक्स्ट 31 मार्च 2022। यही समझे ना हम इससे। अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो सर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। इतना सिंपल। ठीक है। अब एक बात सुनो, मेरे वाला एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं। बाबू
आपने धंधा शुरू किया था बेटा 15 नवंबर 1985 को, ठीक है। तो आप पहले अकाउंट्स कब तक बनाओगे? पहले साल में ना बेटा ऐसा हो सकता है पहले साल और आखिरी साल आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा ना हो। भाई जब मैंने धंधा शुरू किया 15 नवंबर 85 में, तो बेटा पहले साल के अकाउंट्स कब से बनेंगे? जिस दिन शुरू किया तब से। अब ये मत कहना बेटा 14 नवंबर 1986, यहाँ से एक साल नहीं गिनना, फाइनेंशियल ईयर खत्म होना है। कब खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 1986, ठीक है। अगले साल से पूरा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अगला साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 1986, 31 मार्च 87, 1 अप्रैल 87, नेक्स्ट 31 मार्च। ये कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक 31 मार्च 25 नहीं आ जाता। फिर लास्ट ईयर अकाउंट्स कैसे बनेंगे? 1 अप्रैल 25 से बनने शुरू होंगे। पूरा साल है? नहीं, सिर्फ 30 ही दिन, नहीं सॉरी 31 मार्च 26 तक अकाउंट्स बनते रहेंगे रेगुलर बेटा, ठीक है ना। 31 मार्च 26 तक तो फाइनेंशियल ईयर कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा। लास्ट ईयर क्या होगा बेटा? आप 1 अप्रैल 26 को अकाउंट्स बनाने शुरू करोगे, लेकिन ये साल बेटा चला ही सिर्फ 30 दिन है बेटा, सिर्फ 30 अप्रैल 26 तक चला है। तो हमेशा फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर डिस्टर्ब होता ही होता है, क्योंकि कोई दिन देख के शुरू नहीं करता जी आज 1 अप्रैल है आज शुरू कर दूं। कौन दिन देख के शुरू करता है 1 अप्रैल? सरकार के हिसाब से दिन देखते हैं, हम अपने हिसाब से दिन देखते हैं, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझ में आया? हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं बेटा? जब हम अकाउंट्स बनाने शुरू करेंगे, होपफुली कल से कर देंगे, तो कब किसके लिए बनाएंगे बेटा? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंट्स बनाएंगे, एक साल के लिए अकाउंट्स बनाएंगे। जो साल शुरू होगा 1 अप्रैल को और कंटिन्यू रहेगा बेटा नेक्स्ट 31 मार्च। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? क्लियर है बात? पक्की बात? सिंपल थी बात? बाबू अभी लिखने पे मेरा कोई फोकस है नहीं, तो बढ़ा रहे हैं बात को आगे। थोड़ा सा 1-2 कंसेप्ट और पढ़ रहे हैं, फिर लिखेंगे आज, ठीक है। एक कंसेप्ट की चर्चा है। अब ये टर्म बता दो मेरे को, ये 14th लिखूं ना? 13th फिक्टिशियस एसेट लिखी थी ना आपने? 13th फिक्टिशियस एसेट लिखी थी ना? वो तो छोड़ी हुई है हमने, उसके लिए एक पूरा पेज छोड़ के चलना, ठीक है। 14th टर्म लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे पुत्र, आप सिर्फ समझ रहे हो। टर्म का नाम है बेटा स्टॉक। अब ये क्या चीज होती है स्टॉक? ये किस बला का नाम है? चलो देखते हैं भाई स्टॉक क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और क्या क्या चर्चा समझनी है इससे। लो बाबू, आज ना आपने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, आज डेट है 1 अप्रैल ही मान लेता हूँ, ठीक है। 1 अप्रैल किसी भी ईयर की मान लो बेटा, इट इज 22, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर पहला कब लैप्स होगा, कब खत्म होगा? 31 मार्च। बोलो यार तुम ऐसे क्या, आप सूंघ गया क्या तुम्हें? बोलो फटाफट बोलो, क्या 31 मार्च 23, ठीक है। बाबू आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने क्या किया? कंप्यूटर बेचोगे, डेल के ना ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए आप अपनी सिटी के, ठीक है जी। कंप्यूटर खरीदोगे और कंप्यूटर बेचोगे, ये आपने धंधा शुरू किया, ठीक है। तो कंप्यूटर आपके लिए क्या है? गुड्स। फटाफट बोलो, गुड्स, ठीक है जी। तो बाबू आपने कंप्यूटर बेचने का, डेल कंपनी के कंप्यूटर बेचने और खरीदने का धंधा शुरू किया। आज आपने बेटा गुड्स खरीदा, मैं बोलता हूं 50 कंप्यूटर्स। 1 अप्रैल 2022 को 50 कंप्यूटर आपकी दुकान पर आ गए और बेटा सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया। रात को 8 बजे जब आप दुकान बंद करके जा रहे थे तो 50 ही कंप्यूटर थे, आपने ताला लगा दिया। मैं आपसे पूछूं आज की तारीख में आपकी दुकान के पास, आपके बिजनेस के पास कितना स्टॉक है? तो जी कितना स्टॉक है मेरी दुकान में? 50 कंप्यूटर। 50 कंप्यूटर। ये समझ में आ रहा है कि परचेस इंपैक्ट करती है स्टॉक को?
अभी खैर मैंने शुरुआत किया, अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा। हर परचेज और हर सेल मेरे स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी। मैंने आज 50 कंप्यूटर परचेज करे, आज मेरा स्टॉक कितना, कुछ बिका ही नहीं, 50 का 50 कंप्यूटर। ठीक है जी बाबू, 3 दिन तक कोई कस्टमर नहीं आया। आज 4 अप्रैल है बेटा, और आज बेटा 2 कंप्यूटर सेल हो गए। ठीक है, आज बेटा 2 कंप्यूटर सेल हो गए। ठीक है, और बेटा आज रात को जब मैं शटर डाउन कर रहा था, मैं आपसे पूछता हूँ मेरी दुकान में स्टॉक कितना। यार तुम्हें तो अकाउंट्स पहले से आती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पीएचडी क्वालिफाइड। कितने खुश हुए, समझाने का तरीका है। चलो आओ, 48 कंप्यूटर्स डन, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, सेल ने इम्पैक्ट किया स्टॉक को? आज मैंने सेल करी, स्टॉक पे इम्पैक्ट आया कि नहीं आया? बस ये बताओ। आया। ठीक है, चलो श्री गणेश। बाबू 1 हफ्ता कुछ नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं भटका। बाबू आज 11 अप्रैल है, और बेटा आज 5 कंप्यूटर और बिक गए। सर आज शटर डाउन करते टाइम मेरा स्टॉक बताओ। 43 कंप्यूटर्स, पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू अब लगा 10 महीने का लॉकडाउन। ठीक है जी, आज कुछ भी समझ लो बेटा, आज 11 जनवरी है। बाबू 43 कंप्यूटर आज भी बकाया है दुकान पर। ठीक है ना? बच्चे कह रहे 4-5 चूहों ने खा लिया। बाबू 43 कंप्यूटर बकाया है। आज मैंने 10 कंप्यूटर और परचेस कर लिए डेल कंपनी से। सर कितना स्टॉक? 53। अब बताओ मेरी बात सच होने लगी कि नहीं? हर परचेज, हर सेल मेरे स्टॉक पे इम्पैक्ट डालती है या नहीं? यानी कि अगर मैं और क्लेरिफाई करूं तो हर परचेज से मेरा स्टॉक बढ़ जाता है, और हर सेल से मेरा स्टॉक गिर जाता है। बात सच है कि नहीं है? समझ आ रही है? और मैं बोलता हूँ यही कहानी चलती रही, बिकते गए खरीदता गया, बिकते गए खरीदता गया, और आज 31 मार्च 23 को फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन मेरी दुकान पे 30 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। सर जो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका एक स्पेशल नाम होता है। उस स्पेशल नाम को हम बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि बेटा ये फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग पर है। आपको सुना होगा आपने कईयों के मुंह से कि क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग। अभी मार्च का महीना खत्म हो रहा था, तो कईयों के मुंह से कईयों ने सुन लिया होगा। शायद अपने फादर के मुंह से ही, जो बहुत बिजनेस करते हैं। शायद बेटा किसी के मुंह से, जहां बेटा टारगेट डिसाइड होते हैं उसकी जॉब में, तो कहता बहुत प्रेशर है भाई, क्लोजिंग आ रही है भाई, टारगेट साल खत्म हो रहा है भाई, मेरे ऊपर बहुत टारगेट है, बहुत प्रेशर है। पुलिस वालों पे भी बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि पिछले साल तक जितने चालान बना लिए थे उससे ज़्यादा चालान इस साल में करने हैं, वरना उनकी परफॉर्मेंस पे प्रेशर होता है कि तुम क्या कर रहे थे, सड़कों पे इतने लोग बिना हेलमेट के घूम रहे थे। तो वो भी टारगेट पूरे कर रहे होते हैं मार्च के महीने में, क्योंकि क्लोजिंग आ रही है भाई, साल खत्म होने वाला है। अब शायद लिंक कर पा रहे होंगे कि क्लोजिंग क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस दिन। तो बेटा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस दिन जो स्टॉक होता है उसका नाम पड़ने लगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यानी कि मेरे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक था 30 कंप्यूटर। और अगर कोई कहे कि क्लोजिंग स्टॉक को डिफाइन करो, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, स्टॉक रिमेन्स
अनसोल्ड stock remains unsold at the end of the financial year. चलो बाबू चलो। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक नहीं बिका होगा, नहीं बिका होगा मतलब मेरी दुकान पे पड़ा होगा, वही क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है बात? केशव, समझ आई बात? ठीक है बाबू। 31 मार्च 2023 क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। मैंने बोला नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, स्टॉक दो तरीके का होता है, एक की तो बात हो गई। अब सुनना बाबू, आज साल खत्म हुआ 31 मार्च 23। मैं शटर बंद करके ताला मार के आ गया, अगले दिन गया, ताला खोला, नया दिन था, नया साल था, फाइनेंशियल ईयर नया था। फाइनेंशियल ईयर बताओ क्या पीरियड है? 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। अच्छा एक बात बताओ, रात को मैं 30 कंप्यूटर छोड़कर गया, सुबह उठा कितने कंप्यूटर? 30। अंडे तो नहीं देते ना कंप्यूटर? अच्छा ठीक है ना बाबू, कितने कंप्यूटर? 30 बाबू। तो यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग पर वही स्टॉक होगा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर होगा। समझदार तो क्लिक कर गए भाई। नया साल शुरू हुआ आज 1 अप्रैल 23। कल रात को ही तो पिछला साल खत्म हुआ। कल रात को जो स्टॉक था आज सुबह भी तो वही स्टॉक होगा, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही तो आज के दिन का स्टॉक है। सर आज नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, ओपनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन स्टॉक होता है उससे मैं बोलता हूं बेटा ओपनिंग स्टॉक। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग पे है तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग पे है तो ओपनिंग स्टॉक। बस फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा खतरनाक सा है, अगर ग्रैब कर पाओ। लो सुनो, फटाफट से सुनो। लो बाबू, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था 31 मार्च 21 को। आज के दिन जो स्टॉक होगा वो, बोलो यार ऐसे क्या? नहीं पढ़ना? बंद करें? बंद करो भाई, बंद करो। आज 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं इनको अकाउंट्स, इनकी ऐसी की तैसी। बोल नहीं रहे ना ये बाबू। अब बैच शुरू हुआ है, वार्म अप हो गई है, ठीक है? 6 से 8 है बैच। चलो आओ। नहीं बोलना? बोलो फटाफट से। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक है क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ अब आया थोड़ा सा जोश, ठीक है ना? अब मेरी वार्म अप हुई अच्छे से। बाबू 31 मार्च 21 को जो स्टॉक है मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं बेटा। अगले दिन सुबह ये जाएगा 1 अप्रैल 21 के लिए ओपनिंग स्टॉक ही तो बन जाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं, जो 20-21 के लिए क्लोजिंग स्टॉक है वही 21-22 के लिए ओपनिंग स्टॉक है। अरे वाह क्या बात है, बस यही तो समझा रहा था इतनी देर से, ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ फटाफट से, अगर कोई 21-22 के लिए क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक किस साल के लिए है? अरे वाह, बस
दिल जीत लिया तुमने तो भाई आज, ना बताते तो दिल टूट जाता, बस फिर क्या करता मैं, फेविक्विक खरीदनी पड़ती आज, ठीक है ना। और क्या, चलो समझ आई बात, क्लियर है बात। तुम्हें तो वैसे भी बहुत जरूरत है, पता नहीं कितनों ने तोड़े दिल। चलो बाबू, ओके है बात, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक समझ में आया क्या चीज। चलो शुक्र है, एक टर्म और इसके ही जैसी, ठीक है, उसमें भी क्लोजिंग की बात है, उसमें भी ओपनिंग की बात है, ठीक है। जब ये आ गया ना वो बहुत इजी, बहुत आसानी से आएगा। चलो बाबू, लिखने का टाइम बहुत है अभी मेरे पास, मैं 15 मिनट और समझाऊंगा फिर लिख लेंगे, ठीक है। चलो डिस्कशन करते हैं बेटा 15th टर्म का, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे कह रहे हैं कैपिटल पे तो हम पीएचडी हैं, हमने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। कोई पूछता है किसमें पीएचडी करी, तो बच्चे बताते हैं कैपिटल में इन्होंने पीएचडी करी। बच्चे कह रहे कैपिटल पे ज्ञान हमें नहीं दिया जाए, कोई ठीक है बच्चों, आज कैपिटल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, आज क्लोजिंग कैपिटल पे ज्ञान मिलेगा, ठीक है। अच्छा कैपिटल ठीक है, ये तो बताओ पीएचडी क्वालिफाइड एक प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लाता है हर वो चीज क्या है, कैपिटल, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा सामने पुत्र, एक पर्सन ने ना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं बोलता हूं वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी तक चल रहा था, ठीक है। 15 नवंबर को 1985 में बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। वो कैश लाया, जो कुछ भी लाया हो, कैश लाया, फर्नीचर लाया, कंप्यूटर लाया, बेटा हर वो चीज क्या है, कैपिटल है। तो वो कैश लाया था 1 लाख का, मैं उससे बोल सकता हूँ कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है जी, ठीक है। अब सामने देखते जाना, सर ये वो बात होगी जो कभी सुनी नहीं होगी, मैं पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है जी, इसलिए कोई गड़बड़ ना हो जाए बेटा आपकी मजाक के चक्कर में। चलो चलते चलो, मजाक सिर्फ मैं शुरू करूँ और मैं ही ख़त्म करूँगा, ठीक है जी। चलो सामने देखते चलो, चलो बाबू चलो, चलते चलो। लो बाबू, आज बिजनेस शुरू करने के 1 महीने के बाद इसने ना कुछ रियलाइज किया, इसने ना 1 लाख रुपए से धंधा तो शुरू किया था, कैश लाया, पहले ही दिन इसने क्या करा, 80,000 रुपए के गुड्स खरीद लिए, ठीक है, ये दुकान है इसकी, ठीक है। और बेटा सिर्फ फर्नीचर के ना इतने ही रैक भर पाए, ये खाली बड़ा है सारा। इसने 80,000 रुपए के गुड्स इसलिए खरीदे, 20,000 कैश रख लिए कि कोई इमरजेंसी खर्चा ना आ जाए बिजनेस में, कि पहले दिन ही लाख के लाख रुपए के गुड्स खरीद लूंगा तो भाई अगर किसी को चाय भी पिलानी पड़ गई तो पैसे नहीं होंगे बिजनेस में, तो उसने 20,000 संभाल के रख लिया। पर इसको 1 महीने में लग गया कि 2-4 कस्टमर आए भी, 2-4 सामान ले भी गए, पर इसको लगा यार इतने सारे शेल्फ खाली पड़े हैं, जो भी कस्टमर आता है सही इम्पैक्ट नहीं जा रहा, ठीक है ना, मजा नहीं आ रहा, और पैसे चाहिए, पैसे सफिशिएंट नहीं है, मैं कम पैसे ले आया। तो इसने क्या किया बेटा, 15 दिसंबर 1985 में कुछ एडिशनल कैपिटल और डाल दी बिजनेस में, इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसने महसूस किया कि जो इसने पैसे डाले थे वो सफिशिएंट थे ही नहीं, इसने 50,000 रुपए और डाल दिए। अगर मैं पूछूं अब आपसे कि प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे हैं, तो समझदार 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं कितने पैसे लगे हैं पुत्र, तुम तो समझदार नहीं हो, तुम मत दो, 1,50,000, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे थोड़ी तुम ऐसे समझोगे इस चीज को, मैं सोच के ऐसे आता हूं कि मुझे ऐसे समझाना है, ठीक है ना। अकाउंट्स मुश्किल नहीं है भाई, समझाने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए, ठीक है। प्रोपराइटर के कितने पैसे लगे हैं बेटा, 1.5 लाख, समझ में आता है। 1 लाख पहले लगाए थे, 50,000 की कमी थी, उसने दोबारा लगा दिए, ठीक है। चलता रहा धंधा, चलता रहा चलता रहा। 31 जनवरी इसके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और घर में कोई कैश नहीं, कोई कैश नहीं, ये फटाफट से बिजनेस के गल्ले में हाथ डालता है बेटा और 10,000 रुपये लेके चला जाता है। बाबू मैं लिखूंगा तो सिंपल भाषा, पर
बोल नहीं सकते आप इसको, इसको बोलना नहीं है कभी भी अकाउंट्स की भाषा में। विड्रू फॉर पर्सनल यूज कभी नहीं बोलना ये। लेकिन बाबू इसको क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स की भाषा में? अरे वाह, अजीब, वाह, बहुत ही बढ़िया। तो बाबू इसने ड्राइंग्स कर ली बेटा 10,000 रुपये। अब मुझे ये बता दो प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे? 1,40। ठीक है ना, मैं ऐसे ही फ्री का ज्ञान पेल रहा हूं, तुम्हें तो सब पता है। बाबू 1 लाख पहले लगाए थे, 50,000 बीच में इंट्रोड्यूस करे, 10,000 निकाल के भी ले गया, अभी भी 1,40 लगे हुए हैं। ठीक है जी। और बेटा ऐसे ही साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा और खत्म हो गया। ठीक है, आज डेट है बेटा 31 मार्च। ओहो सॉरी सॉरी यार, ये 86 लिखना था, तुमने बताया नहीं यार मेरे को यार। बाबू आज बेटा साल खत्म हो गया, 31 मार्च 1986 आ गई, साल खत्म हो गया। और बेटा जब इसने कैलकुलेट किया तो बेटा इस 4.5 महीने जिस 4.5 महीने इसने जो धंधा किया, इसने कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया, और वो प्रॉफिट है 20,000 रुपये। ठीक है भाई, धंधा किया, कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा या कुछ लॉस कमाया होगा, दो ही सिचुएशन है, या तो कुछ कमाया होगा या गवाया होगा। ठीक है ना? ठीक है आयुष? बाबू 31 मार्च साल के आखिरी दिन, समझ गए समझदार? तो साल के आखिरी दिन जो कैपिटल लगी होती है उसको हम बोलते हैं, अरे बोल दो यार, हाँ, उसको हम बोलते हैं। क्यों मेरा तुम स्टाइल देखना चाहते हो हर बात पे? बाबू उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाके देखो, स्कूल में ही देख लेना, बस आपको जाके बड़ी खुशी होगी कि वो पहले दिन आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखवा रहे होंगे। आप कहोगे भाई बता तो दे कैसे आया, और मैं बताऊं, मैंने फॉर्मूला फ्रेम कर दिया, आपको पता भी नहीं लगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी क्लोजिंग कैपिटल लगी हुई है? बस ये बता दो, समझदारी आंसर दे पाएगा इसका? देखना फटाफट बताओ कितनी क्लोजिंग कैपिटल लगी है। लोग रटवाएंगे, मैं फॉर्मूला आपसे फ्रेम कराऊंगा, देखना। कितने रुपए लगाए थे? अच्छा फटाफट बताओ कितने लगाए थे? 1 लाख लगाए थे, जब कम पड़े तो 50 और लगाए। अब बताओ अभी तक कितने लगे हुए हैं? 1.5 लाख। जब बेटा कोई घर में इमरजेंसी आई तो 10 निकाल भी लिए, ड्राइंग्स करी, अब पैसे कितने लगे? 1,40,000। एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये 20,000 किसको बिलोंग करते हैं? देखो बेटा, मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा उसका होता है जो बिजनेस को चलाने का रिस्क लेता है, और वो रिस्क प्रोपराइटर ही लेता है। तो चाहे प्रॉफिट हो वो भी तुम्हारा, लॉस हो वो भी तुम्हारा। तो तुम्हारे पैसे 1,40 नहीं लगे हुए, 20 भी तुम्हारे ही हैं। पैसे कितने लगे प्रोपराइटर के? अब कोई क्लोजिंग कैपिटल का तुम्हें फॉर्मूला बताए ना, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, तो भाई मैंने बताया नहीं, मैंने तुम्हारे से बनवाया। फॉर्मूला तो यही है। ठीक है ना? चाहता मेरे को नहीं लिखवाना आता फॉर्मूला, मुझे भी आता है भाई, मुझे पता रटवाते कैसे हैं, पर मैं क्यों रटवाऊं जो समझ के काम चल सकता है। ठीक है ना? तो सर क्लोजिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला डिराइव करा मैंने, तो यहां से आ जाओ। क्लोजिंग, बाबू क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल सकती है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है बेटा कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस सॉरी माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए सामने देखो। बाबू अगर मैं बोलूं ये प्रॉफिट नहीं हुए, ये लॉसेस हो गए 20 के,
कैपिटल बताओ कितनी लगी हुई है? 1,20,000। ये कैसे क्या सोचा आपने भाई? 1,40 तो लगी हुई थी, 1 लगाया था, 50 एक्स्ट्रा लगाया, 10 निकाला, 1,40 लगा हुआ था। बेटा अगर लॉस हुआ तो रिस्क तो आपने ही लिया था ना चलाने का, आपको ही भुगतना है। आपके ही पैसों में से खत्म होगा लॉस। 1,40 लगा हुआ था, उसमें से 20 चले गए लॉस के। तो आपकी कैपिटल अब कितनी इन्वेस्टेड रह गई बिजनेस में? 1,20। यानी कि बेटा अगर लॉसेस हों तो वो माइनस होते हैं। बेटा देखो बता देता हूं, अकाउंट्स की भाषा में अगर मैंने कोई चीज ब्रैकेट में लिखी ना तो माइनस ही है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ना 50,000 प्लस 1 लाख और मैंने ऐसे लिख दिया तो बेटा इसका मतलब माइनस ही है। ठीक है जी। तो सर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे अगर कभी निकालनी पड़े किसी क्वेश्चन में? निकाल लोगे? अगर मैं टर्म बता दूं और क्लोजिंग कैपिटल निकालने को कहूं तो सर उड़ा देना, खाली निकालना मत। ठीक है। तो साल के आखिरी दिन जो कैपिटल होती है उसे हम प्यार से बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बाबू मेरा ईयर है मान लो 20 to 23, साल के आखिरी दिन जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। अगले साल के पहले दिन, समझदार बता दो, अगले साल के पहले दिन जो कैपिटल होती है वही ओपनिंग कैपिटल भी होती है बेटा। यानी कि अगर कोई क्लोजिंग कैपिटल है 22-23 के लिए तो वो बेटा 23-24 के लिए ओपनिंग कैपिटल ही बनेगी। रात को बिजनेस में पैसे इन्वेस्टेड हैं 1,40,000, तो बेटा सुबह आओगे, बेटा पैसे अंडे नहीं देते, तो बाबू अगले दिन सुबह भी कितने होंगे? 1,40 ही होंगे। ठीक है ना? तो कैपिटल भी बेटा दो तरीके की है, जैसे स्टॉक दो तरीके का था। ठीक है। काफी इंट्रोडक्शन हो चुका है, बस मेरे को लग रहा है इतनी बेसिक समझ लिया आपने, बहुत झंडे गाड़ दोगे अब तो। ठीक है। अब लिखना चाहोगे? चलो ठीक है जी, लिखो। बाबू आप लिखो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देखते हैं। वैसे आज के लिए रख सिर्फ इतना ही रहे हैं। बाय बाय।